हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्जाम कार्यक्रम में। आज हम एक एग्जाम इम्पोर्टेंट बहुत ही शानदार फैक्ट के साथ एक महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। नई संसद और भारतीय संविधान का संपूर्ण विश्लेषण, जिसमें हम स्थापत्य से लेकर शक्तियों तक का परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को एक सार्वगर्भित और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्लास को। बने रहिए, क्लास में बहुत ही शानदार फैक्ट के साथ आपको डाटा देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम इम्पोर्टेंट बहुत ही अट्रैक्टिव फैक्ट आपको उपलब्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास को। तो बने रहिए। नया संसद भवन यानी कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक, यानी इसका नया जो संसद भवन बना है, इसका उद्घाटन हुआ है 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नया जो संसद भवन का निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन कब हुआ है। तो उसका उद्घाटन हुआ है 28 मई 2023 को, और किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा। परियोजना की बात करें तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत, और वास्तुकार बिमल पटेल, जो SCP डिजाइन अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। और क्षेत्रफल की बात करें तो इसका लगभग क्षेत्रफल है 65,000 वर्ग मीटर, जो कि त्रिकोणीय आकार का है। आप देख सकते हैं त्रिकोण आकार से ये बनी हुई है नई पार्लियामेंट यानी संसद। क्षमता की बात करें तो लोकसभा में 880 सीटें, आप देख सकते हैं लोकसभा में इसमें, और राज्यसभा के लिए 384 सीटें, और संयुक्त सत्र के लिए 1272 सीटें इसमें बनाई गई हैं। तो इनकी पुरानी तथ्य क्या है? पुराने संसद भवन 1927 को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। नया भवन भूकंप रोधी जोन और सुरक्षा है, यानी कि भूकंप रोधी से भी सुरक्षा इसकी की गई है। तो ये थी नए भवन की कुछ स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं डिजाइन और आंतरिक विषय वस्तु क्या है इसकी। तो लोकसभा, सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा, जिसकी थीम क्या है? मयूर। देख सकते हैं आप, इसकी ये थीम है, यानी कि लोकसभा हॉल राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम, रंग कैसा है? हरा। और राज्यसभा हॉल, ये राज्यसभा हॉल है, जो कि राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम, जिसका रंग कैसा है? लाल। और प्रांगण की बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को परिसर में स्थान दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारा जो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, इसको परिसर में स्थान दिया गया है। और सामग्री की बात करें तो धौलपुर का पत्थर और लाल ग्रेनाइट का इसमें प्रयोग किया गया है। इसी के साथ संसद भवन में राष्ट्रगान, पारंपरिक कालीन और राष्ट्रपति भवन जैसी फ्रेस्को पेंटिंग का भी उपयोग इसमें किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं संसद के 6 प्रमुख द्वार। वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 एंट्रीज। उत्तर द्वार की बात करें तो ये हाथी, ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक, जो बुद्ध ग्रह से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ दक्षिण द्वार की बात करें तो घोड़ा, शक्ति, सहन शक्ति और शासन की गुणवत्ता को ये समाहित किया गया है। और पूर्वी द्वार की बात करें तो गरुड़, कौन है? गरुड़, जो कि लोगों की आकांक्षाएं, और विजय, जो कि सूर्य का प्रतीक है। और अन्य द्वार में हंस, जो बुद्धि का प्रतीक है, मकर, जो विविधता में एकता, और शार्दुल, जो कि राष्ट्र की शक्ति। ये द्वार भारतीय संस्कृति और वास्तुशास्त्र के अनुसार सद्भाव और कल्याण का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट, सेंगोल, यानी सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक। देख सकते हैं आप। अर्थ तमिल शब्द सेमई से लिया गया है। अर्थ है नीति प्रायणता। क्या है नीति प्रायणता? इतिहास, इसके इतिहास की बात करें तो चोल साम्राज्य में राजाओं के बीच सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक माना गया है इसको, सेंगोल को। स्थापना, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास इसे स्थापित किया गया है। इनकी शिल्पकार की बात करें, सेंगोल के शिल्पकार की बात करें तो उमेड़ी बंगारू चेट्टी, जो कि मद्रास से बिलोंग करते हैं। प्रतीक की बात करें तो शीर्ष पर नंदी विराजमान, आप देख सकते हैं शीर्ष पर नंदी विराजमान है, जो न्याय के रक्षक है। इसके रक्षक है, न्याय के रक्षक है। एग्जाम फैक्ट, 14 अगस्त 1947 को तिरुवुदुथुराई अधिनियम द्वारा पंडित नेहरू को सेंगोल सौंपा गया था। इसके द्वारा, और इसी के साथ जिसे श्री राम गोपालाचारी की सलाह पर अपनाया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम फैक्ट है। अब बात करते हैं संसद का गठन, यानी संसद कैसी बनती है, संसद का निर्माण किन किन से मिलकर होता है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें, और लोकसभा और राज्यसभा, इनसे मिलकर क्या होता है? पार्लियामेंट का निर्माण। यानी कि अनुच्छेद 79 संसद का संविधान के आर्टिकल 79 में उल्लेख किया गया है, यानी संघ के लिए एक संसद होगी, और संसद के 3 अंग माने गए हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये संसद के 3 अंग। संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, लोकसभा जिसे निचला सदन, और राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है। भारतीय संसद प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल यानी ब्रिटिश संसद पर आधारित है, लेकिन भारत एक गणतंत्र है, ब्रिटेन नहीं। यानी कि भारत एक किसा है? गणतंत्र देश है। बात करते हैं लोकसभा, जो कि लोगों का सदन। किसका सदन? लोगों का सदन। इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 81 में।
यानी लोकसभा की संरचना। लोकसभा आर्टिकल 81। अधिकतम संख्या की बात करें तो 550, जिसमें 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। वर्तमान सदस्य की बात करें तो 543, जो कि प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, और अवधि कार्यकाल होता है 5 वर्ष, अनुच्छेद 183 के तहत, और समय से पूर्व भंग संभव हो सकता है। लोकसभा के सदस्य की आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जिसका उल्लेख आर्टिकल 84 के तहत। इसी के साथ 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी है? 18 वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी कि मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, जिससे घटाकर 18 वर्ष। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो ये 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यसभा, जो कि राज्यों की परिषद है, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 80 में। और अधिकतम संख्या की बात करें तो 250, जिसमें 238 निर्वाचित और 12 सदस्य मनोनीत। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से मनोनीत किए जाते हैं। इसकी प्रकृति की बात करें तो स्थायी सदन है, भंग नहीं किया जा सकता। इसका उल्लेख है आर्टिकल 83 में। और कार्यकाल की बात करें तो सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इनकी राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने पिछली क्लास में सभी संविधान की 12 अनुसूचियों का पढ़ा था, जिसमें 12 अनुसूचियों में चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन की बात की गई है। यानी कि चौथी अनुसूची के अनुसार जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं संसद के सत्र, सेशन ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले बात करें बजट सत्र, जो कि फरवरी से मई के बीच सबसे लंबा चलता है। मानसून सत्र, जो जुलाई से सितंबर। और शीतकालीन सत्र, जो नवंबर से दिसंबर, जो कि जिसका कार्यकाल सबसे छोटा होता है। ये 3 महत्वपूर्ण सत्र: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अनुच्छेद 85 क्या कहता है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है। अंतराल 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक नहीं अंतराल हो सकता। एक इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि सत्रावसान सत्र को समाप्त करता है, जबकि स्थगन केवल एक बैठक को ही निलंबित करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ बात करते हैं शून्यकाल, वेरी इंपॉर्टेंट है शून्यकाल। समय की बात करें तो प्रश्न काल के तुरंत बाद दोपहर 12 बजे शुरू, यानी कि शून्यकाल कब से? दोपहर 12 बजे से शुरू होता है। परिभाषा इसकी बात करें, बिना पूर्व सूचना के अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मुद्दे को उठाना। तो यानी कि सार्वजनिक हित के जो महत्व के मुद्दे हैं, उसे आप शून्यकाल के तहत उठा सकते हैं। यानी कि प्रक्रिया सुबह 10 बजे से पहले अध्यक्ष सभापति को नोटिस देना अनिवार्य है। स्थिति की बात करें तो प्रक्रिया के नियमों में इसका उल्लेख नहीं है, यह एक अनौपचारिक है। शून्यकाल 1962 से अस्तित्व में है और यह संसदीय प्रक्रियाओं में भारत की देन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए शून्यकाल कब से अस्तित्व में है? तो 1962 से। विधायी प्रक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि विधायी प्रक्रिया में विधेयक बिल, एक विधायी प्रस्ताव का मसौदा 2 सदनों से पारित होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति की स्वीकृति विधेयक तभी अधिनियम बनता है, यानी कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कोई भी विधेयक एक्ट बन जाता है। देखिए धन विधेयक, मनी बिल, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। यानी कि धन विधेयक जो मनी बिल है, वह केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। दल बदल विरोधी कानून, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका उल्लेख संविधान की 10वीं अनुसूची में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि दल विरोधी कानून का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो उसका उल्लेख किया गया है अनुसूची 10 में। ये 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है 10वीं अनुसूची, क्योंकि आप सभी को पता है मूलतः संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ओनली 8। और 9वीं कौन सी थी? तो ये 10वीं जो अनुसूची है, उसे कौन से संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता को रोकना और निर्वाचित सदस्यों को पार्टी बदलने से रोकना। यह था दल बदल। अयोग्यता के आधार, यानी स्वेच्छा से त्याग, पार्टी की सदस्यता छोड़ना। विहिप उल्लंघन, यानी पार्टी निर्देश के विरुद्ध वोट करना या अनुपस्थित रहना। निर्दलीय सदस्य, चुनाव बाद किसी पार्टी में शामिल होना। नामी सदस्य, शपथ के 6 महीने बाद पार्टी ज्वाइन करना। तो ये इसकी अयोग्यता के आधार चारों हो जाते हैं। यदि किसी पार्टी के 2 तिहाई सदस्य दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं, तो यह दल बदल नहीं माना जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसी भी पार्टी के 2 तिहाई सदस्य अगर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं न्यायिक समीक्षा, 10वीं अनुसूची, यानी क्योहोता होलाइन मामला 1992। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। हस्तक्षेप का आधार, दुर्भावना या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन। और समय सीमा की बात करें तो के मेघचंद्र सिंह केस 2020, अध्यक्ष को उचित समय में निर्णय लेना चाहिए।
संसदीय समितियां एक परिचय, वेरी इंपॉर्टेंट है, कमिटीज यानी स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। दो प्रकार की समितियां हैं। प्रकृति में स्थायी, जो कि प्रतिवर्ष गठित होती है, और विशिष्ट, इसका विशिष्ट उद्देश्य है। तदर्थ समिति का विशिष्ट उद्देश्य और काम खत्म होने पर यह समिति समाप्त हो जाती है। महत्व, इन्हें संसद की मिनी संसद विस्तृत जांच का मंच कहा जाता है। और शक्ति, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 118 के तहत इन्हें शक्ति प्राप्त है। वुड्रो विल्सन ने समितियों को लघु विधानमंडल कहा था। भारत में यह प्रणाली 1919 के अधिनियम से शुरू हुई है। यानी कि समितियों को लघु विधानमंडल किसने कहा था? वुड्रो विल्सन ने। और भारत में ये संसदीय समिति की जो प्रणाली शुरू हुई थी वो 1919 के अधिनियम के तहत शुरू हुई थी। इसके बाद प्रमुख वित्तीय समितियां। प्राकलन समिति, इसमें 30 सदस्य केवल लोकसभा, सबसे बड़ी समिति, और इनका कार्य है बजट में मितव्ययता। इसके बाद बात करते हैं लोक लेखा समिति, पीएससी, जिसमें 22 सदस्य, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और इनका कार्य है सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना, और अध्यक्ष विपक्ष से इसका अध्यक्ष होता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति, जिसमें 22 सदस्य, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से, और कार्य है पीएसयूएस की जांच करना। कोई भी मंत्री, मिनिस्टर इन वित्तीय समितियों का सदस्य नहीं बन सकता। वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि कोई भी अगर मंत्री है तो इन वित्तीय समितियों का सदस्य नहीं बन सकता। इसके साथ ही विभागीय स्थायी समितियां, इनकी शुरुआत होती है 1993 में और 2004 में विस्तारित। विभाजन की बात करें तो 16 लोकसभा के अधीन और 8 राज्यसभा के अधीन, यानी कि 24 कुल समितियां होती हैं। सदस्य प्रत्येक में से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। कार्य की बात करें तो अनुदानों की मांग, विधेयकों और वार्षिक रिपोर्टों की जांच ये करती है विभागीय स्थायी समितियां। इन समितियों की सिफारिश से सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती, वे केवल सलाहकारी होती है। तो कुल कितनी समितियां हैं? 24। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति, कार्यकारी और विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यकारी और विधायी शक्तियां। बात करें अनुच्छेद 52, जिसके तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी कि राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 52 में, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और कार्यकारी शक्तियों की बात करें तो पीएम, राज्यपाल, सीएजी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा संबोधन करते हैं ये आर्टिकल 87। चुनाव के बाद पहले सत्र और वर्ष के पहले सत्र में संबोधन किस आर्टिकल के तहत? 87। और विधायी शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं? संसद सत्र को बुलाना, सत्रावसान और लोकसभा को भंग करना। और आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है वीटो और अध्यादेश की शक्तियां राष्ट्रपति की। वीटो पावर आर्टिकल 111 और अध्यादेश आर्टिकल 123, यानी स्वीकृति सुरक्षित रखना, पुनर्विचार के लिए लौटाना और अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना, ये वीटो पावर है राष्ट्रपति का। और अध्यादेश की बात करें तो आर्टिकल 123, जब संसद सत्र में न हो, संसद के पुनः सम्मिलित होने के 6 सप्ताह के भीतर पारित होना आवश्यक है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है जो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है और आज का अंतिम, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियां, यानी कि राष्ट्रपति समाधान की शक्ति, जिसका उल्लेख आर्टिकल 72 में, मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल की सजा को माफ करने की शक्ति। आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 352 के तहत युद्ध और बाह्य आक्रमण। राष्ट्रपति शासन, जो कि 356 राज्य में संवैधानिक विफलता। और वित्तीय आपातकाल, जो 360 आर्टिकल वित्तीय अस्थिरता की स्थिति में। तो ये तीनों आपातकालीन शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन 56 और वित्तीय आपातकाल 360। और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 भारत में आज तक कभी भी नहीं लगाया गया है, यानी वित्तीय आपातकाल अभी तक इंडिया में एक भी बार नहीं लगा है। तो ये थी महत्वपूर्ण क्लास। बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।